नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। भूचाल सिर्फ लखनऊ में नहीं आया है, भूचाल सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं आया है, भूचाल पूरी दुनिया में आ गया है। आप सोच रहे होंगे कि यूपी और लखनऊ का भूचाल दुनिया से क्या मतलब? तो मैं आज बात करूंगा कि यूपी में इतना भूचाल क्यों आया है, योगी जी कौन सा दांव चल रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए और मोदी जी कौन सा दांव चल रहे हैं उन्हें हटाने के लिए। लेकिन दुनिया भर में भूचाल तब आया जब मैंने पहली बार देखा कि एयरपोर्ट पर हाथ से पर्ची लिखकर बोर्डिंग पास दिए जा रहे थे। क्या दुनिया में हम लोग बहुत तेज भागते दौड़ते हैं और आधुनिकता की बात करते हैं, तेजी से दौड़ते हैं, कंप्यूटर पे आश्रित हो जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी सॉफ्टवेयर में कमी आई और पूरी दुनिया ठप हो गई। माइक्रोसॉफ्ट की में जरा सी कमी से एयरलाइंस, बैंक, शेयर मार्केट सब कुछ रुक गया। देखा ना आपने, एक छोटा सा ऑपरेटर का छोटा सा पार्ट और पूरी दुनिया रुक जाती है। ये है, हम लोग कितने भी मॉडर्न हो जाएँ लेकिन कहीं न कहीं छोटी-सी चीज़ पूरी ज़िंदगी रोक देती है। ख़ैर बात करते हैं राजनीति की, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस समय पूरे देश की राजनीति में सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में कितने प्यार भरी ईलू-ईलू हो रही है, इसके बारे में मुझे बहुत विस्तार से आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 10 दिनों से सिर्फ़ ये हो रहा है कि योगी बचेंगे या योगी जाएँगे। ये एक सवाल लखनऊ से शुरू होता है और दिल्ली से चलकर उत्तर प्रदेश के हर जिले में चला जाता है। चाहे नौकरशाही हो, चाहे राजनेता हो, सबके ज़बान पर एक सवाल आता है कि क्या योगी बचेंगे या योगी जाएँगे? योगी जी ने भी अपने बचने की नई-नई तरकीबें सोच ली हैं। उन्होंने सोच लिया कि जितना हिंदुत्व का कार्ड वो चल देंगे, उतनी उनकी कुर्सी सुरक्षित रहेगी। जिस तरह से एक जंग छेड़ दी गई है उनकी कुर्सी के खिलाफ, उसमें वह कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इस बार जब मामला आर-पार हो तो वो एक ऐसे हिंदुत्व के नायक के रूप में सामने आए, जिसको छू देने में दिल्ली को लगे कि मेरी उँगलियाँ झुलस जाएँगी। अब होता कैसे? क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिंदुत्व के कार्ड की हवा निकल गई। जनवरी में जब राम जन्मभूमि का एक फाइनल टच हुआ था, मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो ऐसे बम-बम हो रहा था सब कुछ कि लग रहा था कि मानो चुनाव कहीं है ही नहीं, एक तरफ़ा लहर है। मेरे मित्र हैं, पत्रकार मित्र हैं दिल्ली के, वो भी मुझसे शर्त लगाया करते थे, "अरे! कहाँ बात कर रहे हो संजय जी? चुनाव है कहाँ उत्तर प्रदेश में?" मुझे अभी तक याद है कि एबीपी चैनल पे सर्वे आ रहा था, उसमें इंडिया अलायंस को 2 सीटें दी थी, कि इंडिया अलायंस को 2 सीटें आ रही हैं। और ये तब की बात है जब मैं लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर चुका था, गाँव में गया था, शहर में गया था, ढाबों पे गया था, चाय की दुकानों पे गया था और मुझे लग रहा था कि लोगों में बहुत गुस्सा है। गुस्सा है कि एक ऊँची जातियों के वर्चस्व को लेकर, गुस्सा था महँगाई को लेकर, गुस्सा था बेरोज़गारी को लेकर। तो मैंने बड़ा खतरे भरा शो उसी दिन बनाया था जिस दिन एबीपी ने कहा था कि इंडिया गठबंधन को 2 सीटें आएँगी। मैंने कहा था कि कहीं ऐसा ना हो उत्तर प्रदेश के जो हालात चल रहे हैं, जब चुनाव नतीजे आए तो हम देखें कि इंडिया गठबंधन को एनडीए से ज़्यादा सीटें मिल गईं। मेरे शो में बड़ा हंगामा हुआ था, लोगों ने मेरा मुझे ट्रोल किया और कहा कि ये तो फालतू की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन तो कहीं है ही नहीं, 2 सीटों लाना भी मुश्किल है और वो 2 सीटें कौन-कौन सी होंगी, उसमें एक अमेठी रायबरेली देते थे और एक कोई और देते थे। मतलब सब के सब बीजेपी आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी गुब्बारों से भरे हुए थे, नेता भी बिल्कुल हवा में फूले हुए थे। सब कह रहे थे 80 में 75, 80 में 80, इस तरह के बड़बोले नेताओं की बहार आ रही थी। लेकिन नतीजे जब आए तो ये सब समझ गए कि जो धर्म का गुब्बारा फुलाया गया था उसकी हवा निकल गई। उसकी हवा पूरी तरह से निकल गई और अयोध्या की हार ने बता दिया कि अब कहानी कुछ और है। जो जातियों का गठजोड़ 2014 में अमित शाह ने बनाया था, उत्तर प्रदेश में बड़ी मेहनत की थी और ये बनाया था कि भई ये जातियों को समझाया गया था कि भई जाति से बड़ा धर्म होता है। तो खास तौर से पिछड़ी जातियों के अंदर धर्म की चाशनी चटाई गई थी और सारी जातियां जाति छोड़कर हिंदू धर्म में आस्था करने लगी थी। भले वो हिंदू हों लेकिन हिंदू धर्म की कट्टरता का पाठ पढ़ने लगी थी और ये माना जा रहा था कि अब ये धर्म से बाहर नहीं जाएंगी। 2024 के चुनाव में जो ओवर कॉन्फिडेंस मोदी जी का था, अब की बार 400 पार। जो अभी पिछले दिनों योगी जी ने कह दिया कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस ने हराया, इस विषय पे भी मैं आऊँगा। ये जो पाठ पढ़ाया गया था इन जातियों को, तो उस जातियों के भ्रम ने वो तोड़ दिया, उस पाठ को समझ में आ गया कि ये सिर्फ़ उनको मूर्ख बनाने की चाल थी।
नतीजे आए और अगर उत्तर प्रदेश में जैसा मोदी जी ने, जैसा अमित शाह ने सपने देखे, अगर वो सपने पूरे हो गए थे, तो आज मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार में होते और इस तरह उन्हें नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। उसके बाद कवायद शुरू हुई कि योगी आदित्यनाथ के इस खेल को तोड़ा जाए, क्योंकि दिल्ली मानती है कि ये चुनाव हराने में योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। भूमिका अदा की हो या ना की हो, ये अब भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी झगड़ों की बात है। अब आप ये कहेंगे कि झगड़े हैं भी या टीवी चैनल वाले चला रहे हैं, तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बहुत ताकतवर अफसर है, नाम है उनका हरेन जोशी। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने एक बार आरोप लगाया था कि हरेन जोशी जो प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात हैं, वो एक पर्ची लिखकर भेजते हैं और चैनल की हेडिंग बदल जाती है, हेडलाइंस बदल जाती हैं। बात भी सही है, मेरे कई मित्र टीवी चैनलों में काम करते हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि हरेन जोशी जी तय कर देते हैं कि कौन से चैनल में क्या खबर जाएगी। तो आप देखते हैं जो गोदी मीडिया का हाल है, चाहे आज तक हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे एबीपी हो, इन चैनलों पर सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ आप एक खबर नहीं देखेंगे। होना नहीं चाहिए था। इन चैनलों पे बहस नहीं होनी चाहिए थी कि वो व्यक्ति जो 400 पार का नारा दे रहा था, जो कह रहा था अब की बार 400 पार, और वो पूरा बहुमत नहीं पा पाया, तो इसके पीछे कारण क्या है? आपको नहीं लगता कि टीवी चैनलों पर मोदी जी का चेहरा होना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि ये अति आत्मविश्वास आखिर पार्टी को कहाँ तक ले डूबेगा? आपको नहीं लगता क्या इन चैनलों पे बहस होनी चाहिए कि मोदी जी के चेहरे के बाद पार्टी की ये गत क्यों हो गई? और क्या अब मोदी जी का चेहरा पार्टी चुनाव जिताने के काम का नहीं बचा? क्या वो मोदी जी का चेहरा जो जिला पंचायत से विधानसभा तक, विधानसभा से संसद तक केवल चेहरा पर्याप्त होता था, पोस्टर पे नाम लग जाता था, फोटो फोटो लग जाती थी और मान लिया जाता था चुनाव जीत गए। कहीं रैली कर दिया करते थे मोदी जी तो चुनाव की जीत तय मान ली जाती थी। तो क्या टीवी चैनलों पर इस बात पर विमर्श नहीं होना चाहिए कि क्या कारण है कि मोदी जी का वो चेहरा धीरे-धीरे कुम्हलाता चला गया? मोदी जी का वो चेहरा धीरे-धीरे धूमिल होता चला गया, लेकिन एक भी टीवी चैनल पर बहस नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई कि क्योंकि गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है कि वो मोदी जी पर सवाल खड़ा कर सके, उन्हें मोदी चालीसा करना है। लेकिन इन्हीं चैनलों पे पिछले 10 दिनों से लगातार आप देख रहे हैं, एक के बाद एक खबरें चल रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने वाली खबरें चल रही हैं। अस्थिर शब्द मैं गलत कह रहा हूँ कि पत्रकार क्या अस्थिर चला लेंगे जब खुद ही सरकार अस्थिर हुई पड़ी है। जब केशव मौर्य जी योगी को निपटाने में लगे हैं, योगी की टीम केशव मौर्य को निपटाने में लगी है, तो इसमें पत्रकार भला क्या कर लेंगे? लेकिन इन चैनलों पर एक के बाद एक योगी को हटाने की तैयारी, केशव मौर्य दिल्ली गए, अब आरएसएस के सहकारवा अरुण कुमार आके मीटिंग लेंगे। उन मीटिंग में केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री ये सब रहेंगे, फैसला होगा। ऐसी लगातार ब्रेकिंग खबर चल रही थी। एबीपी पे खास तौर से अभिषेक उपाध्याय हैं, उनके तेज-तर्रार रिपोर्टर, वो लगातार ऐसी खबरें ब्रेक कर रहे थे। उन्होंने कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इंटरव्यू सुना दिए। जो नेता कह रहे थे कि भई पार्टी में भ्रष्टाचार बहुत है। मोती सिंह ने कहा भ्रष्टाचार बहुत है। जौनपुर के भाजपा विधायक ने कहा बहुत भ्रष्टाचार है। गोरखपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पुत्र ने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत है, हमारी जान-माल की सुरक्षा नहीं है। आज उसी चैनल पे दिखाई दे रहा था कि एक राज्य मंत्री किन्नर ने कहा मैं इस्तीफा दे दूँगी, भ्रष्टाचार बहुत है। एक के बाद एक लाइन लग गई कि आखिर ये जो है हड़कंप मच गया कि ये इतना भ्रष्टाचार पार्टी के विधायक, पार्टी के एमपी कह रहे हैं तो हो क्या रहा है? और अभिषेक उपाध्याय राजा भैया के एक मामले में राजा भैया के खिलाफ खबर चलाई थी, तो उनको उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी, लेकिन ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी। तो जब एक के बाद एक खबरें दिखाई जाने लगी तो पुलिस ने अभिषेक उपाध्याय को नोटिस सर्व करा दिया। आज उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो लोग कह रहे हैं कि लगातार खबरें दिखाई जा रही हैं, तो पुलिस को याद आया कि एक एफआईआर भी पड़ी है, चलो उस पे कार्रवाई कर लेते हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या एबीपी चैनल की इतनी हिम्मत थी, इतनी हैसियत थी कि वो अपने दम पे इतने दिन खबरें दिखा देता? क्या बाकी चैनल जो योगी बनाम केशव मौर्य या योगी को हटाने, योगी को तैनात करने की खबरें दिखा रहे हैं, उनकी इतनी हैसियत थी कि वो लगातार दिल्ली और यूपी की लड़ाई दिखा देते? मेरा दावा है कि ये हैसियत उनकी कभी नहीं थी, कभी नहीं होगी जब तक मोदी जी हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली के इशारे पर ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं टीवी चैनलों पर? क्या दिल्ली चाहता है कि इस लड़ाई का एक और मुकाम दिया जाए?
क्योंकि जब टीवी चैनलों पर खबरें चलेंगी, जब पार्टी के विधायक, पार्टी के मंत्री खुलेआम आके कहेंगे कि भ्रष्टाचार, 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 तो माहौल बनेगा। और ऐसे ही माहौल योगी सरकार पार्ट 1 में बना था, जब पार्टी के 100-150 विधायक धरने पे बैठ गए थे अपनी ही सरकार के खिलाफ। ये शायद देश में कभी नहीं हुआ होगा कि कोई अपने ही चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ 100-150 विधायक सदन में धरने पर बैठ जाएँ। मेरी जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ऐसा ही माहौल पैदा किया जा रहा है। दिल्ली जानती है कि योगी आदित्यनाथ को सीधे हटा देना, जैसे गुजरात का मुख्यमंत्री उन्होंने हटा दिए, जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद हटा दिए गए, जैसे राजस्थान में हटा दिए गए, इस तरह के या हटा दिए गए या फिर अपने मन के पर्ची से मुख्यमंत्री निकाला जा रहा है। सोचिए आप, किसी भी टीवी चैनल में इतनी हैसियत नहीं थी कि वो इस तरह की खबरें चला पाए, जैसा मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो एबीपी ने इतनी मुहिम चलाई, तो एक के बाद एक इस तरह की चीज़ें सामने लाकर फिर वही प्लानिंग हो रही है कि जब ये लगातार खबरें चलेंगी तो और विधायक सामने आएँगे। फिर विधायकों के मंत्रियों के समूह से ये बातें आएँगी कि भई योगी आदित्यनाथ के राज में नौकरशाही हावी हो गई है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, इसलिए अब कुछ आर-पार होना चाहिए। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि आर-पार का मतलब ये होगा कि पार्टी में बड़ी संख्या में विधायक फिर विद्रोह करेंगे और योगी आदित्यनाथ से कहा जाएगा कि आप इनको सँभालो। और ये बात सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ इनको सँभाल नहीं पाएँगे। उन स्थिति में कहा जाएगा कि आप या तो सँभालिए या दिल्ली में मंत्री बनिए। सँभाल इसलिए नहीं पाएँगे क्योंकि यूपी के 1 दर्जन विधायक भी शायद मुख्यमंत्री से खुश नहीं होंगे। अजीब विडंबना है। जनता की निगाहों में योगी आदित्यनाथ की छवि बहुत बेहतर है। वो हिंदुत्व का बहुत बड़ा ब्रांड है। उनको अलग-अलग राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाता है। लोग मानते हैं कि वो मोदी से भी बड़े हिंदुत्व के चेहरे हो गए हैं। लेकिन पार्टी के विधायकों को वो रास नहीं आते, क्योंकि विधायकों का कोई काम इस सरकार में हो नहीं रहा है। इतना नौकरशाही में भ्रष्टाचार मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, ये बात भी सही है। मुख्यमंत्री के दाएँ-बाएँ के अफ़सर, ख़ास तौर से एसपी गोयल और बाकी लोग बिल्कुल, बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बदनामी का। अब एसपी गोयल साहब को लग रहा है कि वो गृह सचिव भल्ला के रिटायर होने के बाद भारत सरकार में गृह सचिव बन जाएँगे, उसकी जोड़-तोड़ में बिज़ी रहते हैं। लेकिन नौकरशाही चौपट हो गई है। इस चौपट होने का नतीजा ये है कि विधायक नाराज़ हैं, मंत्री नाराज़ हैं, कि पुलिस का इक़बाल ख़त्म हो गया है, पुलिस किसी की सुन ही नहीं रही है। थानों में लोग पैरों में मिट्टी का तेल डाल-डाल के आग लगा ले रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, पुलिस हिरासत में मौतें हो जा रही हैं, ये अजीब अराजकता है। तो ये विद्रोह की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ भी बच्चे नहीं हैं, उन्हें समझ आ रहा है कि उनको हटाने की तैयारी की जा रही है। तो आखिर में उन्होंने अपना एक ट्रम्प कार्ड चल दिया, हिंदुत्व का ट्रम्प कार्ड चल दिया और बड़ा फूहड़ ट्रम्प कार्ड चल दिया। फूहड़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भले आपके राजनीति की परिभाषा में वो आपका हिट आइटम हो। आपने कह दिया कि काँवड़ यात्रा में जितनी जगह होंगी, जगह जिससे निकलेंगे काँवड़िया, वहाँ के पहले आदेश ये था कि जितनी जगह से निकलेंगे उसके मालिक जो हैं रेस्टोरेंट के, ढाबों के, फलों के, उसके आगे अपने बाहर एक प्लेट लगाएँगे कि कर्मचारी का नाम क्या है, मालिक का नाम क्या है, ये बताएँगे। मंशा ये थी कि एक समुदाय ख़ास तौर से मुसलमान अगर कर्मचारी है, मुसलमान फल बेच रहा है, तो उसकी पहचान हो सके। और सोशल मीडिया पे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, बड़ा बढ़िया किया काँवड़ यात्रा में हिंदू क्यों मुसलमान की दुकान से सामान खरीदें। मुज़फ़्फ़रनगर से ये ऑर्डर हुआ, मुझे लगा कि मुज़फ़्फ़रनगर के एसपी को सस्पेंड किया जाएगा कि समाज में इतनी ज़्यादा अ, भड़काऊ बातें करने के लिए इस तरह की बातें आदेश क्यों किया गया? इसका विरोध शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी की अपनी सहयोगी पार्टी ने जेडीयू ने और बाकी लोक जनशक्ति पार्टी सबने विरोध किया कि ये तो आदेश बहुत खराब है। योगी आदित्यनाथ ने जब देखा कि ये विरोध हो रहा है तो उनकी बाँछें खिल गई, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो चाहते यही थे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं, जो हिंदू-मुसलमान का कार्ड खत्म हो गया था, वो कार्ड उन्हें दोबारा से एक सुलगता हुआ नज़र आया। ये लगा कि ये मुद्दा है, इस बहाने से फिर इस हिंदू-मुसलमान के कार्ड पे एक लंबा दाँव लगाया जा सकता है। फिलहाल ये आदेश उन्होंने फिर पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। अब सोशल मीडिया पे लोग सवाल कर रहे हैं, मैंने भी पूछा कि बड़ा गड़बड़ हो गई। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने गया तो सलीम नाम के आदमी ने पेट्रोल डाल दिया। तो अब क्या किया जाए? कहा जाए कि भैया मेरी गाड़ी से पेट्रोल निकाल दो क्योंकि सलीम ने डाला है। फिर मैंने कहा एक सुझाव दिया, मैंने कहा एक काम और करना चाहिए। सारे लोग जो काँवड़ यात्रा में इन ठेलों पे जो नाम लगाने वाली मुहिम है इसका स्वागत कर रहे हैं, तो उनको एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि ये जो खाड़ी देशों से, मुस्लिम देशों से पेट्रोल, डीज़ल आ रहा है, ये हम अपनी गाड़ी में पड़वाएँगे नहीं।
हम साइकिल पे चल लेंगे, हम रिक्शे पे चल लेंगे, हम बैलगाड़ी पे चल लेंगे, लेकिन अगर खाड़ी देश से कोई पेट्रोल डीजल मंगाएगा तो उसको हम अपनी गाड़ी में ही डालेंगे। कोई ट्रेन में, कोई हवाई जहाज में अगर खाड़ी देशों से आया हुआ तेल का इस्तेमाल करेगा, तो हम उस हवाई जहाज में नहीं बैठेंगे, उस रेलगाड़ी में नहीं बैठेंगे। और ये भी तय करना चाहिए, कोई नाई होगा ऐसा तो हम उससे अपनी दाढ़ी नहीं बनवाएँगे। पंचर वाले से पूछेंगे, पहला पंचर तो नहीं का तुम एक धर्म विशेष के हो, तो उससे हम पंचर नहीं जुड़वाएँगे। कोई राजमिस्त्री अपने घर में नहीं लाएँगे। कैसे बेवकूफ़ी भरे आदेश इस दौर में होते हैं। और मैंने कहा पॉलिटिकल पार्टियाँ तो बयानबाज़ी पे रहती हैं, जैसे कांग्रेस ने बयान दिया, अखिलेश यादव ने बयान दिया, संजय सिंह ने बयान दिया कि बहुत घृणित कानून है ये। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों को इस तरह शोषित करने पे आ गई है। बात भी सही है, ठेला कौन लगाता है? क्या मुसलमान ही लगाते हैं ठेला? पिछड़े भी लगाते हैं, दलित भी लगाते हैं। तो अब ये कहिए कि दलित के नाम पे फिर दलित की जाति भी लिख दी जाएगी पहले, क्योंकि ऊँची जाति को पता नहीं समस्या आ जाए कि किसी नीची जाति से हाथ से वो लेंगे या नहीं लेंगे सामान। भरोसा नहीं है ना कि आप जिस मनुवाद को ले लाना चाहते हैं, उस मनुवाद में क्या-क्या चीज़ें हैं। पहले मुसलमान को निपटाएँगे, फिर दलित को निपटाएँगे, फिर पिछड़ों को निपटाएँगे। तो मनुवाद कहाँ पे जाकर रुकेगा, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसकी की पूरी आलोचना देश भर में हुई और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ यही चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि ये विरोध और बढ़े। जितना ये विरोध बढ़ेगा तो योगी आदित्यनाथ को जो चाहने वाला हिंदुत्व कार्ड है, जो 25, 30, 35% हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट मिलते हैं, वो और उग्र होगा। और उग्र होगा तो जितना वो उग्र होगा उतनी योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ेगी। क्या दुर्भाग्य है देखिए, नेता को अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए समाज में इस तरह के विभाजन की बातें करनी पड़ती हैं। ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, ये तो ये हमारा संरक्षक है। कहा भी जाता है राजा जो होता है वो एक परिवार की तरह है। परिवार के मुखिया की तरह है। उसका काम है कि अभी सपनी सभी बच्चों के साथ वो सामंजस्य बिठाएगा, बातचीत करेगा। लेकिन अब राजा ही 2 भाइयों के बीच में अगर लड़ाई लड़ाने लग जाए, संरक्षक ही परिवार का 2 भाइयों के बीच में लड़ाई लड़वाना पड़ जाए, तो इसको विडंबना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैंने ट्वीट किया कि केवल नेताओं को बयानों से काम नहीं चलाना चाहिए। कांग्रेस के पास बहुत बड़े-बड़े वकील हैं, विवेक तन्खा हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कपिल सिब्बल जैसे सांसद हैं। इन लोगों को कल ही सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल करनी चाहिए कि इस देश में इस तरह की बातें, इस तरह की मुनादी, इस तरह के आदेश समाज को तोड़ने वाले हैं। किसी भी कीमत पे किसी व्यक्ति की जाति या धर्म को सार्वजनिक रूप से इस तरह परिभाषित करना, इस तरह परिलक्षित करना, उसके जो एक्चुअल में उसके मानव अधिकार है उनका हनन है। सुप्रीम कोर्ट में कल ही ये रिट दायर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये एक जहरीला कदम उठाया है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है कि योगी आदित्यनाथ को लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई लड़ें। वो सीधा-सीधा जैसे उन्होंने मोदी जी को बिल्कुल एक कटघरे में खड़ा कर दिया था कि कह दिया था राज्य स्तर की जो कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें सीधा ऐलान कर दिया योगी आदित्यनाथ ने कि हम भाई ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारे। अब ओवर कॉन्फिडेंस किसका? मेरा या आपका तो था नहीं, उन्हीं साहब का था जो कह रहे थे अब की बार 400 पार। तो योगी पहले नेता बने देश के जिन्होंने मोदी जी को सीधा चैलेंज दे दिया। तो अब योगी जी जब इतना चैलेंज दे दिया तो ये कहें कि हटा के दिखाओ मुझे, मैं बताता हूँ कि हिंदुत्व की राजनीति कैसे होती है। योगी जी पहले भी कर चुके हैं, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपने प्रत्याशी खड़े करके उनको हरवा चुके हैं। तो एक एक बार और उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि भई अब बीजेपी को ठिकाने लगा देंगे अगर हमें हटाया गया। लेकिन इस तरह समाज में अगर ये ज़हर भोग के वो कर रहे हैं और ये ज़हर कम रुकेगा नहीं। इस उत्तर प्रदेश में ही इस तरह के ज़हरीले कामों की कोई समस्या कम नहीं है। बहुत-बहुत जगह ये काम हुए हैं। आपको याद होगा अयोध्या में कुछ समय पहले जालीदार टोपी पहने हुए कुछ लड़के आए और उन्हें धार्मिक स्थल के बाहर मांस के टुकड़े फेंक दिए। आप वीडियो देखेंगे जब आप सोशल मीडिया पे तुरंत जैसे ही फ़ोटो रिलीज़ हुई लोगों ने एक समुदाय पे कमेंट करना शुरू कर दिया, भई जालीदार टोपी पहना हुआ मतलब मुसलमान होगा। वो तो अयोध्या पुलिस की तत्परता थी, बहादुरी थी और उसको सराहनीय काम करना चाहिए। उसने वो उस फ़ोटो के आधार पर लड़के पकड़े और लड़के हिंदू निकले। आगरा में भी इसी तरह की घटना हुई। पहचान इस तरह की बनाई जिससे वो मुसलमान लगे, लड़के हिंदू निकले और अभी कुछ दिन पहले भी ये घटना हुई। तो इस प्रदेश को फिर से सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं। तो राजा को सरकार का काम ये है कि एक सामंजस्य बना रहे। क्या आप मुसलमानों को अलग कर लेंगे? मुसलमानों के कामों को अलग कर लेंगे? और आप क्या सोच रहे हैं कि मुसलमानों के ठेलों पे आप अगर वो नाम लिखा देंगे, तो क्या हिंदू नहीं खरीदेगा? अगर आप सोच रहे हैं मुसलमानों को ठेलों से हिंदू नहीं खरीदेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। अगर हिंदू इतना आपकी बातों में आ रहा होता, मुसलमानों से इतनी नफ़रत कर रहा होता, तो आपका वोट परसेंटेज इतना कम नहीं होता। आपको पूरा बहुमत
ना मिले इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। केवल मुसलमानों ने आपके खिलाफ वोट किया हो ऐसा नहीं है। एक बड़े समुदाय ने, एक बड़े हिंदू वर्ग ने आपके खिलाफ वोट किया। उसमें पिछड़े भी थे, उसमें दलित भी थे, उसमें बाकी जातियाँ भी थीं, जिन्होंने माना कि ये मानसिकता, ये राजनीति की ये सोच देश के लिए अच्छी नहीं है। तो वो जो ठेलों पे आप नाम लिखेंगे, चाहे वो आसिफ हो, चाहे वो राशिद हो, तो ऐसा नहीं है उसमें हिंदू नहीं खरीदेंगे। मेरा जैसा व्यक्ति बेशक बड़े मन के साथ आराम से वो फल खरीदेगा, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो राम है या वो रहीम है। एक इंसान है, उसके अंदर वैसे ही खून निकलेगा जैसा मेरा हाथ चीरेंगे, और सूरज की पहली किरण जितनी मेरे घर में रोशनी देती है, उतनी उस आसिफ के घर में भी रोशनी देती है। समुद्र का पानी, नदियों का पानी मेरे लिए भी उतना ही शीतल होगा जितना आसिफ के लिए होगा। ये जो बँटवारा करने वाले लोग हैं, ये बड़ी छोटी सोच के लोग हैं। अपनी राजनीति करने वाली सोच के लोग हैं। मुझे लगता नहीं है कि अब इस देश में वातावरण इतना बदल चुका है कि इनकी राजनीति कामयाब होने वाली है। उत्तर प्रदेश में घमासान जिस चरम तक पहुंच गया है, योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच जंग जिस तरह तक पहुंच गई है, उसमें सुलहनामा होगा इसकी गुंजाइश बहुत कम बची है। कुछ टीवी चैनलों पे खबर चली कि केशव मौर्य को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उसके पीछे रणनीति यही थी कि केशव मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो जाहिर है योगी जी को उनको कॉल ऑन करने जाना पड़ेगा, नमस्ते अध्यक्ष जी कहना पड़ेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ को जानते कम है लोग। वो किसी कीमत पे नहीं जाएँगे केशव मौर्य से हेलो हाय करने के लिए। एक बार गए थे चुनाव से पहले, हालाँकि कुर्सी बचानी थी, बता दिया गया था अगर आपको दोबारा मुख्यमंत्री बनना है तो केशव मौर्य के घर जाना पड़ेगा। लेकिन अब दोनों के बीच में लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई है कि अब वो दोनों सामंजस्य बिठा पाएँगे इसकी संभावना कम है, और नौकरशाही मुख्यमंत्री का इशारा समझती है। तो वो नौकरशाही केशव मौर्य के कहने पे दरोगा का तबादला भी कर देगी। इस संभावना को भूल जाइए, जब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, केशव मौर्य एक दरोगा तक का तबादला करवाने की हैसियत में नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बड़ी लड़ाई है कि केशव मौर्य चाहते हैं वो गृह मंत्री बन जाएँ और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उनको मिल जाए। दरअसल पीडब्ल्यूडी मंत्रालय बड़ा मोटा कमाई वाला मंत्रालय है, बहुत आमदनी है इस मंत्रालय में। तो सबकी निगाह रहती है कि किस तरह इसका पदभार उनको मिल जाए। तो लोग कह रहे हैं कि पहले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उनको हटा दिया गया था। अब दोबारा वो कैसे मिनिस्टर बने इसकी भी जंग है, लेकिन आप मंत्री बन जाइए। योगी आदित्यनाथ कम नहीं है, वो आपको एक ऐसा प्रमुख सचिव दे देंगे, जैसे एम देवराज जब उनके संग अरविंद शर्मा के संग ऊर्जा विभाग में लगाए गए थे, तो एक काम नहीं करा पाते थे अरविंद शर्मा, एक इंजीनियर का तबादला नहीं करा पाते थे। तो जब मंत्रियों के बीच में, मुख्यमंत्रियों के बीच में अगर जंग हो जाए, तो ये ज़ाहिर है कि नौकरशाही समझती है कि मुख्यमंत्री को कौन पसंद है, कौन नहीं है। और डीएमएसपी गाना गाते हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। तो ज़ाहिर है ऐसी स्थिति में केशव मौर्य पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ले लें, आबकारी ले लें, कोई भी ले लें। लेकिन प्रमुख सचिव उनके मन का नहीं होगा, वो मुख्यमंत्री के मन का होगा। लेकिन फिलहाल ये लड़ाई इस हद तक निबट जाएगी ये मुझे लगता नहीं है। क्योंकि एक के बाद एक विधायकों के बयान, एक के बाद एक राज्य मंत्रियों के बयान आ रहे हैं जो योगी सरकार के भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। जनमानस में इतना खिलाफ माहौल हो गया है, बीजेपी इसलिए भी डरी हुई है कि अगर ये लड़ाई बढ़ गई तो, और ऑपरेशन आदित्यनाथ अभी करना पड़ गया, तो नुकसान उनको हरियाणा और महाराष्ट्र का में हो जाएगा। ये दोनों राज्यों में भाजपा की हालत बहुत पतली है, और किसी कीमत पे मोदी और शाह ये नहीं चाहते कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ पर हाथ डाला जाए, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि अगर गलत हाथ पड़ गया, हरियाणा और महाराष्ट्र में इसका गलत संदेशा चला गया, तो मुसीबत बहुत बड़ी हो जाएगी। और जो हालात हैं महाराष्ट्र में, तो सरकार पूरी तरह जाती हुई नजर आ रही है। आरक्षण का जिन आज से फिर बाहर निकल के आ रहा है, सरकार अपने लड़ाइयों में घिरी हुई है। अजीत पवार फिर से शरद पवार के संग पेंगे बढ़ा रहे हैं। शिंदे की बदनामी बहुत हो रही है, उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति बहुत हो रही है। महाराष्ट्र बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, और इससे कम बुरा हाल हरियाणा में भी नहीं है। अग्निवीर को लोगों को 10% हम रिजर्वेशन दे देंगे पुलिस में और बाकी जगह में, इससे लोगों के मन में, नौजवानों के मन में गुस्सा कम नहीं है। वो बहुत गुस्से में, उनको लग रहा है कि सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो इस स्थिति में अगर मान लीजिए महाराष्ट्र और हरियाणा फंसा हुआ है, और वो उत्तर प्रदेश में भी प्रयोग कर दें, तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रिजल्ट फिर आपको हरियाणा और महाराष्ट्र में भी दिखाई देने पड़ सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एक तरफ कुआँ है, दूसरी तरफ खाई है। योगी आदित्यनाथ वैसे ही है, जैसे कहा जाता है कि शेर की सवारी करना बड़ा खतरनाक है। जिस समय आप शेर के ऊपर बैठे होते हैं, आपको बड़ा मज़ा आ रहा होता है, सवारी चल रही होती है। लेकिन फिर खतरा ये होता है कि जैसे ही आप उतरेंगे, शेर आपको खा जाएगा।
तो योगी आदित्यनाथ नाम की जो सवारी अमित शाह ने की थी, अमित शाह ही जनक थे कि योगी आदित्यनाथ को बना देंगे और कहा करते थे कि भई मैं रह के आया गोरखपुर में, कितना बढ़िया अनुशासन है, योगी जी सुबह उठ जाते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो समय तारीफ में बना दिया था। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ वो शेर हैं कि ये सवारी करते-करते अब उतरने में मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इस लड़ाई में धर्म का कार्ड फिर और तेज होगा ऐसा मुझे लग रहा है। योगी आदित्यनाथ को जब लगेगा कुर्सी डगमगा रही है तो वो एक धर्म का तीखा कार्ड चलने की कोशिश करेंगे, अपने आप को हिंदुत्व का नायक बनाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी को और शाह को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये ठेलों पे नोटिस लगाने के पीछे गेम प्लान क्या है। गेम प्लान यही है, वो भी समझते हैं कि बड़ा हिंदू नेता कौन है और जितने दिन अब योगी आदित्यनाथ को दिए जाएँगे, योगी आदित्यनाथ ऐसी ही बैटिंग करेंगे और ये बैटिंग सीधे-सीधे मोदी के खिलाफ होगी। तो देखना ये है कि जंग में मोदी की जीत होगी या योगी जी की जीत होगी। मैं आपको अंदर की सब बातें बताता रहूँगा। आप देखते रहिए 4 पीएम। आपसे अनुरोध है चैनल को जॉइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय से अवगत रहिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।